हेलो हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं द डोमिनेटर सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास यानी अपनी जियोग्राफी की क्लास 2 लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है द एटमॉस्फेयर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप 99 भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दिस क्लासेस आर फ्री टू ऑल। आप इससे सारे नोट्स बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है। खैर, अब ज़्यादा देर ना करते हुए ज़रा सा इसको मिटा लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अ थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट होवर अबव आवर प्लैनेट सरफेसेस आर एटमॉस्फेयर। यानी ये अगर अपनी धरती है, धरती के ठीक ऊपर एक हवाईदार परत होती है। ठीक है, ये हवाईदार परत जो होती है इसी का दूसरा नाम क्या है? एटमॉस्फेयर। अ थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट होवर यानी फ्लोट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये दूर से दिखती एक लेयर है, बट इसके अंदर भी अपनी 5 ऐसे करके एक करके टोटल 5 परत होती है। सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, मिटा देते हैं। ठीक है, व्हाट डज इट डू? ये करता क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है तो जान लिया, बट ये करता क्या है यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या करता है इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे एक सेकंड, इट अलाउज द मेजॉरिटी शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी सन से आने वाली जो इनकमिंग यानी धरती की तरफ आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसे अलाउ कर देती है, बट ट्रैप्स द मेजॉरिटी लॉन्ग वेव आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी बाहर अंदर तो आ गई, बट बाहर जाने वाले 100 में से लगभग 60 से 70% रेज को रोक देती है और कुछ परसेंट तो एस्केप कर ही जाती है टूवर्ड्स द स्पेस। ठीक है, तो इसका काम क्या है? जो अंदर आना चाहता है उसे आने देना, लेकिन जो बाहर जाना चाहता है उसमें से भी कुछ लोग जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी लोगों को ये रोक देता है। क्यों रोकता है उसकी भी एक वजह है। ज़रा सा ऐसा मिटा लेते हैं। क्या वजह है भाई, क्यों रोकता है? दिस ट्रैप इफेक्ट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी ग्रीन हाउस गैसेस सच एज CO2, मीथेन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी ये जो परत है इसमें कुछ गैसेस होती हैं जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस यानी वो गैसेस जैसे कि CO2, मीथेन, जो धरती को गर्म, वार्म या हॉट रखने का काम करती हैं। तो ये हॉट कैसे रखेंगी, वार्म कैसे रखेंगी? ये क्या करती है, जो लोग अंदर आते हैं उन्हें तो आने देती है, लेकिन अर्थ के सरफेस से जब ये रेज टकराती है देन दे गो बैक। आती है एज शॉर्ट वेव, जाती है एज लॉन्ग वेव। तो ये जो लॉन्ग वेव होती है ये गैसेस उन्हें रोक देती है। अब ये गैसेस आप खुद सोचिए, ये यहाँ से जब टकरा के गई थी, आपको पता है धरती से अब जो भी चीज़ ऊपर उठती है कब उठती है? जब वो गर्म हो जाती है। यानी यहाँ से जब वो गैसेस ऊपर की ओर उठती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, और जब ये गैसेस इन रेज को रोकती है तो यहाँ पर वो वार्म इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड ऑल टुगेदर अपनी अर्थ वार्म, गर्म, यानी उसका तापमान बढ़ जाता है। किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस गैसेस। एज दीज लॉन्ग वेव आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। आने वाली को क्या बोल रहे थे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जाने वाली को क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दीज लॉन्ग वेव आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आर वार्म व्हेन दे गेट ट्रैप्ड दे इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। बस वही आपको बताया, आती है सन से वार्म होके, टकराती है धरती के वार्म सरफेस से, और जब लौटने की कोशिश करती है हम लोग उसे CO2, मीथेन के माध्यम से रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल द वार्म इफेक्ट अर्थ के सरफेस पे हमें देखने को मिलती है, देयर बाय कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यानी तापमान, अब जब तक देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब नहीं है, ग्रीन हाउस तो काम कर रही है धरती को वार्म रखने, अदरवाइज धरती पूरी ठंडी पड़ जाएगी और एंटार्क्टिक, आर्कटिक जैसा कंडीशन धरती भर में पड़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब नहीं है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज़रूरत से ज़्यादा धरती को गर्म कर दे तब क्या होता है? तब होता है अपना ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग धरती के लिए खराब है, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है,
हम लोग का एक कहावत है ना, अति से इति होती है, यानी अति जब तक मतलब लिमिट से जब कुछ चीज़ क्रॉस हो जाए तब वो चीज़ ख़राब होती है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। यहाँ पर वो डायग्राम बना दिया कैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, टकरा के वापस गई। अच्छा ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है समझ लिया, क्या करती है वो भी समझ लिया। अच्छा उसमें क्या क्या होता है अभी मैंने बता दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसमें होती है कुछ गैसेस। गैसेस में भी कौन कौन सी, मेजरली नाइट्रोजन जो कि 78%, ऑक्सीजन जो कि 21%, ओजोन जो कि अपनी यूवी रेज से बचाती है, ओजोन यानी O3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फरस ऑक्साइड्स, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर को ही तो हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का काम क्या है, इट फंक्शंस इट इज़ टू कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। आपको पता है आग भड़कने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, अगर ये ऑक्सीजन इकट्ठा रहता तब आप यहाँ पर धरती पे कुछ भी एक स्पार्क कीजिए, धरती बूम एक बॉम्ब की तरह उड़ जाती। बट क्योंकि हमारे धरती पे नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसकी 3.5 गुना, ऑक्सीजन से 3.5 गुना, तो ये ऑक्सीजन को स्कैटर करती है, यानी जहाँ पर भी ऑक्सीजन रहेगा उसके बगल में N2 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 यानी नाइट्रोजन रहेगा, तो क्या ये विस्फोट होने से रोकती है। सो यहाँ पर लिखा है इट एक्ट्स एज अ डाइल्यूएंट, यहाँ पर लिखा है ना डाइल्यूएंट, यानी डाइल्यूट कर देती है। जैसे नमक, अभी 1 चम्मच आपके मुंह में नमक डाल दूँ तो आपको कैसा खारा लगेगा ना, बट वही 1 चम्मच को अगर मैं आपके 2 लीटर पानी में मिला दूँ तो आप उसे पी जाओगे। तो नाइट्रोजन का काम ही है इस ऑक्सीजन को थाम के लगाम दे के रखना। ठीक है, तो अपने एटमॉस्फेयर में क्या क्या होती है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया गैसेस। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ होती हैं। क्या, नंबर 2 पे है अपने लिक्विड्स। अब ये लिक्विड में भी कौन कौन सी लिक्विड, मेजरली वाटर वेपर, जो भी धरती से इवापोरेट होके ऊपर की ओर ट्रांसपिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, इवापोरेशन हो, ऊपर उठती है, वो भी एटमॉस्फेयर की इस लेयर में जाके कुछ गैसेस यानी CO2 के साथ यहाँ पर अटक जाती है। ठीक है, गैसेस पढ़ लिया, लिक्विड में वाटर वेपर पढ़ लिया। अब सॉलिड क्यों छोड़े, सॉलिड में भी डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स मेनी टाइनी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स नोन एज एरोसोल्स, यानी जो अपने आँख से ना दिखें, छोटे छोटे धूल के कण। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सी सॉल्ट्स, फाइन सॉइल, पोलन, ऐश एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बढ़िया फैक्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, लिखा है द ऑरेंज एंड रेड कलर्स एट सनसेट एंड सनराइज एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई किसके वजह से होती है, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा की गई स्कैटरिंग इफेक्ट के वजह से ही ये हमें कलर्स देखने को मिलती है। अगर ये डस्ट पार्टिकल ना हो, लाइट की रेज इनसे नहीं टकराएंगी और स्कैटरिंग इफेक्ट ना देखने को मिले और ये स्काई ब्लू भी हमें ना दिखे। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सनराइज, सनसेट, स्काई का कलर, वाटर का कलर डिफाइन करने के लिए। क्यों, इनसे ही लाइट टकराने के बाद स्कैटरिंग इफेक्ट में विबग्योर आपको पता है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस स्कैटरिंग इफेक्ट से ही ये सारी कलर्स देखने को मिलती है। टेंशन मत लो, ये सब हम आगे साइंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीज़ टोटल पढ़ ली। नंबर 1 हमने पढ़ी एटमॉस्फेयर होता क्या है, नंबर 2 उसका काम क्या है, व्हाट डज इट डू, नंबर 3 व्हाट डज इट कंटेन, उसमें है क्या। ठीक है, 3 चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे PCS हो, SSC हो, RRB हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आता है। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बेस्ड ऑन वेरियस टेम्परेचर वेरिंग डेंसिटीज़, यानी उनके घनत्व और उनके तापमान के आधार पे वैज्ञानिकों ने 5 मुख्य भागों में अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है। इस डायग्राम से आपको, इस डायग्राम में ही सब कुछ है। आप देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है अपना ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसे मिटाते हैं, एक 1 by 1 हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे। ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है 0 to 13 किलोमीटर्स,
बॉटम मोस्ट लेयर, यानी जब हम लोग सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे आसमान की ओर, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। यानी अगर ये मान लीजिए अपनी धरती है और ये अगर अपनी इक्वेटर है और ये पोल है, तो ट्रोपोस्फियर कुछ इस तरीके से होती है। रुकिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ट्रोपोस्फियर कुछ इस तरीके से होती है, टी 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 टी, ठीक है। अच्छा, आपको दिख रही है ये पूरा कर्व नहीं बना रही है, ये पूरा कर्व नहीं बना रही है, ये कैसे जा रही है? ये ऐसे उठी हुई है। अच्छा, ये फिर उठान या ढलान क्यों है? इसलिए है, आपको पता है इक्वेटर के पास सन रेज डायरेक्टली आके साल भर टकराती रहती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हवा गर्म हो जाती है। अब हवा गर्म हो जाएगी तो बाबू क्या करेगी? वो ऊपर उठेगी। जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो वो क्या करेगी? इस जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है उसे धक्का मार के यहाँ पर हाइट उसकी 13 किलोमीटर बना देगी। बट पोल में ऐसा कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ का ट्रोपोस्फेयर लेयर पोल से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, मात्र 8 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर कितना, सॉरी गलती से 13 लिख दिया, 18 किलोमीटर्स। अच्छा, बट यहाँ पर तो सर आपने लिखी कि इसकी हाइट एवरेज 13 किलोमीटर्स की होती है। जी हाँ, आप जोड़िए 8 + 18, 8 + 18 कितनी होती है? होती है अपनी 26। 26 डिवाइडेड बाई 2, क्या कर रहे हैं हम लोग? एवरेज निकाल रहे हैं। 26 डिवाइडेड बाई 2 होती है 13 किलोमीटर्स। इसीलिए हम लोग ना ट्रोपोस्फेयर की हाइट 8 किलोमीटर बोलते हैं ताकि इक्वेटर वालों को खराब लग जाएगा, ना 18 किलोमीटर बोलते हैं ताकि पोल वालों को खराब लग जाएगा। हम लोग बोलते हैं इस ये दोनों की एवरेज यानी 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अदरवाइज एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अच्छा, ये हुई थिकनेस एंड हाइट इज मोर एट द इक्वेटर। बता दिया हाइट क्यों उसमें इक्वेटर पे ज़्यादा है, बिकॉज द एयर एट द इक्वेटर गेट्स मोर हीटेड देन द एयर एट द पोल्स, thereby expanding and getting transported to a greater height। वही आपको हिंदी में बताया। कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, सबसे निचली लेयर है ना, तो सारी इम्प्योरिटीज़ हमें इसी लेयर में देखने को मिलेगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब कोई जाकर पहले ही लेयर पे मेजॉरिटी ट्रैप हो जाती है। दैट इज़ वाई वी सी ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेकिंग प्लेस इन दिस लेयर। और यही मेरा CHSL का मेंस का क्वेश्चन था। मेंस में मेरी आई थी क्वेश्चन, उसमें मेरे बस परसों ही मेरी एग्ज़ाम थी 10 तारीख को। वहाँ पर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था वो एटमॉस्फेयर की ऐसी वो कौन सी लेयर है जिसमें हमें सारी क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड सारी गतिविधियाँ देखने को मिलती है। आंसर था ट्रोपोस्फेयर। मैंने जैसे ही देखा उसे टिक कर दिया, यानी डोमिनेटर सीरीज़ का फ़ायदा मुझे भी हल्का सा हो गया। खैर, temperature falls at the rate of 1 degree Celsius with the increase in height of every 165 मीटर। यानी हर 165 मीटर की ऊंचाई जैसे ही आप तय करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो ये तापमान जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं क्या होता है? तापमान गिरता जाता है। इसी तापमान गिरने को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी तापमान की गिरने की दर को नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। इसी के साथ अपनी ट्रोपोस्फेयर वाली अपनी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। डायग्राम से लास्ट में सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर वाला क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट एवरेज है 13 से 50 किलोमीटर। अभी हम लोग कितना आए? 0 से 13 आए। ये क्या थी अपनी? 0 से 13 क्या थी? अपनी ट्रोपोस्फेयर थी। अब हम लोग 13 से 50, हाइट बढ़ रही है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा, ठीक है। ये क्या है? वो थी बॉटम मोस्ट, यानी ये थी उसके जस्ट बाद वाली, इट इज़ द सेकेंड लेयर। वो थी फर्स्ट, ये है सेकेंड। एवरेज हाइट इज़ 50 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है ना 50 किलोमीटर। This layer contains the stratospheric ozone that absorbs the UV rays of the sun।
इसी में ही वो नोबल गैस जिसे हम लोग O3 या ओजोन बोलते हैं, वो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को ये ओजोन धरती पे आने से रोक देती है। तो ओजोन, ये क्वेश्चन बन सकता है, ओजोन किस लेयर पे पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे ओजोन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड क्लाउड्स। ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल और क्लाउड से फ्री होंगी। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी इससे पहले ही अपने ट्रोपोस्फियर जो कि निचली वाली लेयर थी उसने मेजॉरिटी डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर को वहाँ पर रोक लिया। तो सेकेंड लेयर में ऑलमोस्ट मात्र 1% ही कुछ रह जाता होगा, क्यों ना मेजॉरिटी निचली वाली लेयर ने हमें हेल्प कर दी रोकने में। तो यहाँ पर अगर कुछ है ही नहीं, मेकिंग द कंडीशंस आइडल फॉर फ्लाइंग प्लेन्स। ये इसी लेयर पे एरोप्लेन्स को फ्लाई किया जाता है एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो अपनी 13,000 मीटर से 50,000 मीटर तक एरोप्लेन्स फ्लाई करती है। ठीक है, क्यों? क्यों? इसमें डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड्स कुछ भी नहीं होती। आपने देखा है विमान जब भी उड़ती है उसके नीचे सारे बादल से दिखाई देते हैं। तो वो जो क्लाउड्स होते हैं वो कौन सी लेयर पे होते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर पे होती है। हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ते रहते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इससे। नेक्स्ट, टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तापमान गिर रहा था, बट या इस वाली लेयर में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था हर 165 मीटर पे। यहाँ पर हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जो अपनी 5 लेयर हमने बनाई थी, सबसे निचली वाली लेयर में अपना तापमान क्या हो रहा था? जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे गिर रहा था। दूसरी वाली लेयर में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ रहा है। तीसरी वाली लेयर, इसके बाद मीजोस्फीयर बढ़ने वाला है, वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पर फिर से तापमान गिरेगा। तो गिरा, उठा, गिरा, उसके बाद फिर उठा, उसके बाद उठा। ठीक है, मात्र ये आपको पैटर्न समझ लेना है, ताकि ये लास्ट में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी बोलने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ती है, उससे पहले वाली में घट रहा था। द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इन इज द प्लेस वेयर द जेट स्ट्रीम ब्लो। यानी ठीक ट्रोपोस्फियर जहाँ पर एंड होती है और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक उस बीच में ही क्या होती है? वहाँ पर होती है जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जेट स्ट्रीम बाबू कहाँ पर होती है? तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर के लोअर मोस्ट पोजीशन में, यानी ट्रोपोस्फियर जहाँ पर ख़त्म होता है स्ट्रेटोस्फियर वहाँ से स्टार्ट होता है, और ठीक उसी जगह पे जेट स्ट्रीम स्पीड से ब्लो करती रहती है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। आखिरी पॉइंट, द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोपोज। ठीक है, यानी अपना ट्रोपोस्फियर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ से जैसे यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू होती कौन? अपनी स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर ख़त्म होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। पॉज यानी विराम, ख़त्म। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं अपनी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में है अपनी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक की होती है। अभी हमने पढ़ा 0 से 13, 13 से 50, अब हम पहुंच चुके हैं 50 से 80। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पॉइंट पे लिखिए इट इज़ द थर्ड लेयर। ऑब्वियसली पहली अपनी थी पहली थी अपनी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फियर, और अब हम थर्ड लेयर यानी मीजोस्फियर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसकी क्या खूबियाँ हैं। यहाँ पर लिखिए एवरेज हाइट इज़ 80 किलोमीटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मिटियोर्स यानी जो बड़े बड़े पत्थर नहीं होते जो स्पेस से ऐसे आते हैं, जो जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं। आप लोग ऐसे मन्नत नहीं मांगते हैं, तो ये जो मन्नत मांगते रहते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो बाहर से एक पत्थर आया था। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? सबसे पहले थी अपने ट्रोपोस्फियर में तापमान घट रहा था। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर तापमान, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, घट रहा था। उसके बाद तापमान बढ़ रहा था। अब मीजोस्फीयर में फिर से क्या होगा? फिर से तापमान गिरेगा।
लेकिन आप खुद सोचिए, जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तब उसे क्या फ्रिक्शन महसूस करने को मिलती है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है। अब एक चीज़ जा रही है वो गर्म होती जा रही है, लेकिन घुस रही है ठंडी वाली लेयर में, तो क्या होता है, उससे और ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होके एक ऐसा टेल बन जाती है, जिससे हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं और मन्नत मांग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो टूटता हुआ तारा नहीं, मीटियोर्स गेट बर्न्ड इन दिस लेयर ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तापमान की वजह से आग लग रही है। भले ही तापमान यहाँ पर गिर रहा है, लेकिन स्पीड की वजह से एक प्रॉपर्टी है कि उसे गर्म होना चाहिए, बट बाहर की सरफेस को क्या ठंडा किया जा रहा है, इसी से वो पत्थर झेल ना पाके वो जल के खाक हो जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं अपनी फोर्थ लेयर पे आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, जिसकी हाइट होती है 80 से 400। हमने अभी तक 80 पहुंच गया था, अभी 80 से हम लोग कहाँ 400 तक पहुंचने वाले। इट इज़ द फोर्थ लेयर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी गर्मी यहाँ से। अब देखिए लास्ट, अभी फाइनली मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रोपोस्फियर, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ठीक है, यहाँ पर तापमान गिर रहा था, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा था, यहाँ पर तापमान गिर रहा था, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा था, उसके बाद बढ़ रहा था। कुछ नहीं, देखिए गिर रहा था, बढ़ रहा था, गिर रहा था, बढ़ रहा था। सिर्फ लास्ट वाली लेयर पे और गिराना नहीं है, बढ़ा देना है टेम्परेचर। ठीक है, पैटर्न एक बार समझ जाना है। तो यहाँ पर क्या, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है वहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाता है, जल के सारी चीज़ें खाक शमशान में पलट जाती है। गैसेस का भी शमशान घाट बन जाता है, कहाँ पर, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में। यहाँ पर लिखा है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेज ऑफ द सन। अब यहाँ पर यूवी रेज काफ़ी ज़्यादा हैवी मात्रा में, और ओजोन भी नहीं है, बचाने वाला भी नहीं है, तो तापमान अब कोई नहीं रोक सकता, अब तो तापमान बढ़ के रहेगा। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली एंड द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस आयोनाइज्ड लेयर। अगर यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं होता, रेडियो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन, जल के खाक होने वाली प्रॉपर्टी जो आयोनोस्फीयर में होती है, इसी की वजह से रेडियो तरंगे जो अपनी धरती से जाती है लौट के वापस धरती पे आती है, अदरवाइज ये रेडियो लेयर निकल जाती है स्पेस की ओर। ठीक है, कितना ज़्यादा महत्व है आप इसी से समझ सकते हैं कि आयोनोस्फीयर का। उसके बाद अपनी आखिरी लेयर एक्सोस्फीयर, जहाँ से हम लोग 400 तक यहाँ पर पहुँच गए थे, 400 से 10,000 किलोमीटर प्लस। ठीक है, अब मतलब यहाँ से आउटर मोस्ट लेयर है और यहाँ से स्पेस ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। आयोनाइजेशन में जैसे प्रॉपर्टी गर्मी बढ़ रही थी, यहाँ पर बढ़ के इतनी हो जाती कि अपने ह्यूमंस उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी 5 लेयर ख़त्म हो जाती है। ज़रा यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और इस डायग्राम में एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बाबू, यहाँ पर हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, मिटा देते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में देखिए सारे बादल यहाँ पर है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर है, बैलून यहाँ पर उड़ रही है। लेकिन ट्रोपोस्फियर के बाद जैसे ही अपनी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, वहाँ पर आपको विमान देखने मिल जाते हैं। मीजोस्फीयर में हमने पढ़ा ना, मिटियोर्स घुस के जल के राख हो जाते हैं, टूटता हुआ तारा, ये वही है। उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर, जहाँ पर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर सारी सैटेलाइट्स यहाँ पर उड़ती रहती है। आउटर स्पेस है ना, तो यहाँ पर सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको बढ़िया से यहाँ पर लेयर्स समझ में आ गई होंगी। अब अपना आखिरी अध्याय, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर, उसे एक बार देख लेते हैं। लिखा है द एवरेज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस, यानी कहीं पर अगर रेगिस्तान है जहाँ पर 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर है, और कहीं पर पोल्स है जहाँ पर -0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इन लोग का अगर एवरेज निकाले तो कुल धरती का टेम्परेचर मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 14 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकेंड नंबर में देख देते हैं एल्बिडो। अब भला एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ सरफेस विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। किसी सरफेस की वो क्वालिटी जो लाइट जब उससे टकराए उसे एब्जॉर्ब ना करते हुए उसे रिफ्लेक्ट बैक कर दे, इसी का ये प्रॉपर्टी का नाम होता है एल्बिडो। आप
में भी एल्बिडो है, बर्फ़ में भी एल्बिडो है, मुझ में भी एल्बिडो है, सब में एल्बिडो है। लेकिन हमारी आपने देखी है, जब भी कोई रेज़ हमसे टकराती है हम लोग थोड़ी कांच के जैसे चमकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अपना स्किन को टच कीजिएगा वो गर्म हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ह्यूमन का स्किन का एल्बिडो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बट आपने सुनी होगी, सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ धूप में ताकि ठंड, बॉडी की टेम्परेचर ज़री सी ठंडी रहे। तो ये क्यों बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं एल्बिडो ठंडे या वाइट सरफेसेस में ज़्यादा होता है, जिससे वजह से रिफ्लेक्ट कर जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, बॉडी टेम्परेचर बढ़िया होता है। यहाँ पर वही लिखा है, एक बार मिटा लेते हैं। वाइट सरफेसेस आर ब्राइटर एंड देयरफॉर हैव अ हायर एल्बिडो देन द डार्कर सरफेस। मान लीजिए कहीं पर अगर एक स्नो रखा हुआ है और कहीं पर एक काला कपड़ा रखा हुआ है, तो ये जो काला कपड़ा है, इसे एक बार काला कर लेते हैं। ये जो काला कपड़ा है ये क्या करेगा, ये उसे रिफ्लेक्ट नहीं, लेकिन ये जो स्नो है वो उसे मेजॉरिटी रिफ्लेक्ट कर देगा विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये अपनी नीचे की सरफेस को ठंडा रखेगा। बट जो ब्लैक कपड़े की सरफेस है वो क्या करता है, वो इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो इसे अंदर आने देता है, जिसकी वजह से ये टोटल सरफेस भी ब्लैक या गर्म पड़ जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो इफेक्ट। ठीक है, एल्बिडो इसी का नाम है। अच्छा, हम लोग तब से बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो गर्मी मैंने अभी बताया एल्बिडो में ऐसे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये जो जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र। ये भी मुख्यतः 4 तरीके से होती है। क्या, कंडक्शन, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट को सट के आसपास रखना पड़ेगा। कन्वेक्शन, जिसमें एनर्जी वर्टिकली ट्रांसफ़र होती है, सब समझाऊंगा। एडवेक्शन, जहाँ पर एनर्जी हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र होती है। और लास्ट में है रेडिएशन, जो कि मात्र वैक्यूम में काम करती है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक चीज़, मुझे अभी गर्म पानी पीने का मन कर रहा है। ठीक है, लगा दिया यहाँ पर अपना चूल्हा। ठीक है, चलो एक बर्तन लाते हैं, बर्तन बिठा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बर्तन यहाँ पर मैंने बिठा दिया, पानी भर देते हैं। भर दिया, शुरू करो भाई इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन ऑन हुआ, कंडक्शन शुरू। कंडक्शन यानी पतीला और अपनी गैस स्टोव यहाँ पर पूरी सट के है, तो यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले हीट एनर्जी इंडक्शन से पतीले में जाएगी। कंडक्शन कंप्लीट। चलो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, पानी गर्म करना शुरू। कन्वेक्शन, ये जो एनर्जी ऐसे आई ये ठीक वर्टिकली यानी सीधा ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, पानी अभी खौलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। चलो उसके बाद एडवेक्शन, सिर्फ ये जो ऊपर जा रही थी, हर हीट एनर्जी ऊपर नहीं जाती, कुछ कुछ इस तरफ, कुछ कुछ इस तरफ बिखर जाती है। तो जो बिखर के हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट राइट की ओर जाए उसे हम लोग कहते हैं एडवेक्शन। तो एक पानी गर्म करने टाइम हमें 3 चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले कंडक्शन, उसके बाद होती है कन्वेक्शन, उसके बाद लेफ्ट राइट वाली होती है एडवेक्शन। रेडिएशन यहाँ पर काम नहीं करती है। क्यों, यहाँ पर लिखा है ना, रेडिएशन कहाँ पर, जहाँ पर वैक्यूम, स्पेस में जैसे वैक्यूम होता है ना, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, एयर नहीं होती, पार्टिकल्स नहीं होती, वहाँ पर ही सिर्फ रेडिएशन काम देगा। ठीक है, तो रेडिएशन बाकी तीनों से अलग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने आइसोथर्म में। आइसोथर्म भला अब ये क्या भला है, आइसोथर्म होती है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ हैविंग द सेम टेम्परेचर। मान लीजिए ये अपनी धरती की सरफेस है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके टेम्परेचर है 50, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके टेम्परेचर है 40, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर जिसके टेम्परेचर है 50, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके टेम्परेचर है फिर से 40। आइसोथर्म वो लाइन है जो सेम टेम्परेचर की सरफेसेस को कनेक्ट करती है। 50 वाली 50 में जाके मिलेगी, 40 वाली 40 में जाके मिलेगी। ठीक है, आइसोथर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। क्यों, इस पे 1 वर्ड वाली क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। आइसोथर्म्स ऑलवेज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपने अभी देखा, मैंने जो यहाँ पर 50 और 50 लिखा था, मैंने अपनी उंगली इस तरफ से इस तरफ ली, ना कि इस तरफ से इस तरफ। तो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही ये फ्लो करती है आइसोथर्म। उसके बाद
लार्ज लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉज आइसोथर्म्स टू बेंड टूवर्ड्स द इक्वेटर इन विंटर। अब यहाँ पर ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं, ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। लार्ज लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉज आइसोथर्म टू बेंड टूवर्ड्स द इक्वेटर इन विंटर, यानी सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स इक्वेटर की ओर रुख करती हैं, और वाइस वर्सा, यानी समर्स में सदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स टूवर्ड्स द पोल्स मूव करेंगी। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, दूसरी वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। लार्ज लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉज आइसोथर्म्स टू बेंड टूवर्ड्स द इक्वेटर इन विंटर। इक्वेटर, विंटर, नॉर्दर्न। ठीक है, तो आइसोथर्म्स हमेशा क्या करती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये क्यों होता है ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अपना आधा घंटा फालतू में वेस्ट हो जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे टेक सडन बेंड्स वेयर लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम, यानी अभी मान लीजिए यहाँ पर एक लैंड मास है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए बेहतर होगा। ये हुई अपनी सऊदी अरेबिया, ऐसे ऐसे ये हुआ ईरान, ये पाकिस्तान, और ऐसे अपना भारत। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी अरेबियन सी है, यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब देखिए लिखा है दे टेक सडन बेंड्स वेयर लैंड वाटर कॉन्ट्रास्टेड मैक्सिमम। आप खुद बताइए, अगर यहाँ पर भी सनरेज गिर रहा है, यहाँ पर भी सनरेज गिर रहा है, यहाँ पर भी सनरेज गिर रहा है, तो आइसोथर्म को एक्चुअली जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, बट ऐसे वो नहीं जा सकता है। उसका रीज़न है, आप खुद बताइए। मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है, मुझे एक आइसोथर्म ड्रॉ करनी है, मैंने ऐसे ड्रॉ करना था, बट ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकता। क्यों, यहाँ पर भी तो एक 50 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो पानी है बीच में, ये पानी क्या है, ये पानी ठंडा है, तो हमें आइसोथर्म सेम टेम्परेचर वाले सरफेसेस, यानी आइसोथर्म ऐसे जाएगा। ठीक है, आइसोथर्म ऐसे जाएगा, और ये पानी वाली आइसोथर्म ऐसे जाएगी। क्यों, हम लोग को सेम सरफेस कनेक्ट करना ना, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। ऐसे अगर ले जाऊंगा कहाँ, यहाँ और यहाँ सेम है, बट यहाँ तो अलग टेम्परेचर है, इसलिए आइसोथर्म्स बेंड होके चलती रहती है, ऐसे 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 बेंड होके चलती रहती है। इसे मिटा देते हैं और एक बार देख लेते हैं। इसे लिखा है क्लोज स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म्स इंडिकेट अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर मान लीजिए कोई आइसोथर्म ऐसे मैंने ड्रॉ की है, और जस्ट ठीक उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर और एक आइसोथर्म ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 50 और 50 की जो दो सरफेसेस कनेक्ट की थी, ठीक उससे कुछ किलोमीटर ऊपर ही 60 और 60 वाली दो सरफेस मिल गई होंगी, इसलिए ना तुरंत और एक आइसोथर्म आ गया। फिर 70 वाली दो मिल गई होंगी, फिर और एक आइसोथर्म। फिर अगर टेम्परेचर समान होता, यानी अगर यहाँ पर 50 होता, यहाँ पर भी 50 होता, यहाँ पर भी 50 होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक पॉइंट मान के मात्र एक ही आइसोथर्म यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है क्लोज स्पेसिंग, यानी अगर कोई आइसोथर्म्स के बाद फिर से एक आइसोथर्म आपको तुरंत दिख रहा है, यानी रैपिड चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। क्यों, अगर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर ना होता, ये मात्र एक ही आइसोथर्म होता ना, 50 और 50 वाली, 50 और 50 मैंने बनाई थी, फिर देखा फिर 60 और 60 वाली, तो फिर एक बना दिया 70 70 वाली, 80 80 वाली, 90 90 वाली। अगर 50 होता मात्र एक ही आइसोथर्म में ऐसा ड्रॉ करता। ठीक है, तो जब भी क्लोज स्पेसिंग हो आइसोथर्म्स में, यानी आइसोथर्म्स पास पास में हो, यानी कुछ तो झोल है बाबा, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। टेम्परेचर इन्वर्जन अपने आप में ही एक यूपीएससी का पूरा चैप्टर है, बट यहाँ पर हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। इट इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, यानी नॉर्मल कंडीशन में पहले आपको बता देता हूँ, एक्सेप्शन बाद में समझेंगे। आप खुद बताइए, अभी आप समर का सीज़न चल रहा है, बाहर में क्या हो रही है, बाहर में तब के गर्मियाँ हो रही है। ठीक है, अच्छा ये है आपकी छत छोड़िए, इसे मिटाता है। ये हुई आपकी बाहर की रोड, आपके घर के बाहर की रोड। आप खुद बताइए, अभी आपके घर के बाहर की रोड ठंडी है या गर्म है? गर्म है, ऑब्वियसली गर्म होगी।
अगर आप भारत में होंगे तो गर्म होगी, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया से अगर ये वीडियो बैठ के देख रहे होंगे आपके घर की रोड ठंडी होगी। ठीक है, अभी आपके घर के बाहर की रोड गर्म है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वार्म। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ही हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊपर 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 बढ़ के जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, वहाँ पर गिरता है। तो आप मानते हैं कि नहीं, ये वार्म एयर जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाके कोल्ड एयर बन जाएगा। तो यहाँ पर जनरल कंडीशन हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, नीचे W ऊपर C। ठीक यही कंडीशन जब उल्टा पड़ जाए, नीचे आ जाए C ऊपर आ जाए W, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, उल्टा होना। ठीक है, अब उल्टा हो गया तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। उल्टा होगा तो बनेगा फॉग। ठंडे के दिन में फॉग क्यों ज़्यादा बनता है, क्यों, नीचे की सरफेस, घर के सामने वाली रोड ठंडी पड़ जाती है, इन कंपैरिजन टू जस्ट उसके ऊपर वाली लेयर उससे वार्म रहती है। इसलिए नीचे वाली लेयर जब उल्टी पड़ जाए तब बन जाती है बाहर में फॉग। ठीक है, फॉग क्यों बनती है आपको पता है, ग्राउंड में भी काफ़ी सारी वाटर वेपर की पार्टिकल्स घूमती रहती हैं, सालों भर घूमती रहती है, बट गर्म के दिन ये वाटर वेपर्स इवोपरेट होकर ऊपर की ओर चले जाती है। बट ठंड के दिन यहाँ पर जब ज़्यादा ठंड पड़ जाए, ये छोटी छोटी गैसियस पार्टिकल्स ड्रॉपलेट फॉर्म करके ओस बना के अपनी गाड़ी और घर पे गिरते हैं। इसलिए ठंड के सीज़न में ओस पड़ती है। ओस हर साल मतलब हर वक्त पड़ सकती है, लेकिन उसे कंडीशन चाहिए। क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन है नीचे कोल्ड एयर रहनी चाहिए, ताकि वो वाटर वेपर एटलीस्ट कंडेंस होके यानी जम के नीचे गिर सके। ये कंडीशन उसे कब मिलती है, ये कंडीशन मिलती है उसे विंटर्स में, जहाँ पर नीचे की हवाएं ठंडी पड़ जाती है और यहाँ पर जो वाटर वेपर रहती है वो जम के नीचे गिर जाती है। तो इसी फेनामेना को, जहाँ पर जनरली समर की वार्म और कोल्ड उल्टी पड़ जाए, इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर डाउट है कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आप सबको सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ अपना आज की एटमॉस्फेयर वाली चैप्टर हो जाती है ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए बाय बाय।